मुंबई, सिंघानिया पैलेस। महल की तरह दिखने वाला ये 5 मंजिला बंगला मुंबई के फेमस बिजनेसमैन महेंद्र सिंघानिया के डैड मदन लाल सिंघानिया ने बनवाया था। उन्होंने बड़े ही प्यार से इस बंगले का नाम सिंघानिया पैलेस रखा था। मदन लाल सिंघानिया ने अपनी जिंदगी की आधी कमाई इस बंगले में लगा दी थी। वो चाहते थे उनकी आने वाली 7 पुश्तें इसी बंगले में अपना जीवन बिताएं। अपने जीवन के आखिरी समय में इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने अपने बेटे महेंद्र सिंघानिया से वादा लिया और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। महेंद्र सिंघानिया की 3 संतान हुई, 2 बेटे और 1 बेटी। वादे के मुताबिक महेंद्र सिंघानिया ने अपने तीनों बच्चों को अपने डैड के बंगले का महत्व बताया और अपने पिता की ही तरह उन्होंने भी अपने दोनों बेटों से ये वादा लिया। आज 40 साल बाद महेंद्र सिंघानिया बूढ़े हो चुके हैं। कुछ महीने पहले ही उन्होंने अपनी पत्नी को अंतिम विदाई दी थी और अब उन्होंने अपने पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी अपने दोनों बेटे रघुवेंद्र सिंघानिया और देवेंद्र सिंघानिया को सौंप दी और वो अपने जीवन के आखिरी दिनों को अपने पोते पोतियों के साथ हंसी खुशी बिताने लगे थे। जून का महीना शुरू हो चुका था। सभी स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी थीं। महेंद्र जी की बेटी भी अपने दोनों बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने सिंघानिया पैलेस आई हुई थी। दोपहर का समय हो रहा था। सभी बूढ़े, जवान और बच्चे एक साथ लिविंग रूम में बैठकर घूमने की प्लानिंग कर रहे थे। वहीं 2nd फ्लोर के एक कमरे की सारी लाइट्स और खिड़कियां बंद थीं, जिस वजह से दोपहर के समय में भी उस कमरे में काफी अंधेरा था। स्टडी टेबल पर कंप्यूटर ऑन था और उसके सामने एक 13 साल का लड़का बैठा था, अपने चेहरे पर एक डेविल मास्क पहने। मास्क का रंग लाल था और उसकी बड़ी बड़ी सींगें थीं। वो 13 साल का लड़का एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था। स्क्रीन पर एक आदमी दुनिया के सबसे खतरनाक इल्लीगल वेपन को शो करते हुए उसके प्राइस के साथ उस वेपन की सारी खूबियां बता रहा था। उसने एक शॉटगन की तरह दिखने वाला एक वेपन लिया और उसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए उसने कहा, इस वेपन की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फिट है। इसे आसानी से छोटा और बड़ा किया जा सकता है। इसे दुनिया के सभी बड़े देशों की आर्मी ज्यादा से ज्यादा परचेज करना चाहती है और वो इस वेपन को पाने के लिए दुगनी रकम देने को भी तैयार है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस वेपन की क्वांटिटी अभी लिमिटेड है। सभी लोग उस आदमी की बातें ध्यान से सुन रहे थे। उस आदमी ने एक एक करके उस वेपन की सारी खूबियां और डिमांड्स के बारे में बता दिया। सब कुछ जानने के बाद मीटिंग अटेंड कर रहे सभी मेंबर्स ने अपने अपने मन में उस वेपन को खरीदने का प्लान बना लिया। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा वो लड़का इस समय अपनी चेयर को बार बार लेफ्ट और राइट टर्न कर रहा था। उसके फेस के एक्सप्रेशंस मास्क से ढके हुए थे, लेकिन उसके बॉडी मूवमेंट्स को देखकर यह साफ पता लग रहा था कि वो भी उस वेपन के प्राइस को जानने में काफी उत्सुक था। इससे पहले कि वो आदमी उस वेपन का प्राइस बताता, कमरे में कुछ गिरने की आवाज आई और उस लड़के ने कंप्यूटर ऑफ कर दिया। वो खड़ा हुआ और उसने रूम की लाइट ऑन की। उसकी नजर सामने खड़े उसी के हम उम्र लड़के पर टिक गई और उसने जोर से अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली। उसने अभी भी अपने चेहरे से मास्क नहीं उतारा था, लेकिन उसकी आंखों में उस लड़के के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। सामने वाले लड़के ने थूक निकला और थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोला, तुम अभी वो सब लोग, वो हथियार और वो आदमी जिसे तुम बातें कर रहे थे, तुम्हें पता भी है कि वो कौन है? वो इस दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों में से एक है। पिछले हफ्ते ही मैंने उसकी फोटो न्यूज में देखी थी। तुम्हें आइडिया भी नहीं कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। अपने साथ साथ तुमने मुझे और पूरी फैमिली को भी मुसीबत में डाल दिया है। अगर पुलिस को इस बारे में पता चल गया ना, तो वो हम सबको अरेस्ट कर लेगी। अगर उन्हें नहीं भी पता चला तो वो आतंकवादी तुम्हारे साथ हम सबको जान से मार देगा। इससे पहले ऐसा कुछ हो, मैं अभी जाकर सबको इस बारे में बता देता हूँ। अपनी बात पूरी करते ही वो लड़का दरवाजे की तरफ जाने लगा कि तभी उसके सामने मास्क पहने लड़का आ गया। उसने अपना मास्क उतार कर नीचे फेंक दिया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। कुछ नहीं का मतलब कुछ भी नहीं, समझे तुम? ये कहते हुए उस लड़के के चेहरे के साथ उसके कान भी लाल हो चुके थे और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। दोनों लड़के दिखने में काफी हद तक एक जैसे थे। उम्र, हाइट, रंग और चेहरे की बनावट सब लगभग एक जैसी ही थी। अगर कुछ अलग था तो उन दोनों का ऑरा और उनकी आंखें। देखने से साफ पता चल रहा था कि दोनों ट्विन्स थे।
लेकिन उनकी पर्सनैलिटी एक दूसरे से एकदम अलग थी। दूसरे लड़के ने अपनी बात कही। एक तो तुमने इतनी बड़ी गलती की, गलती नहीं बल्कि जुर्म किया है। तुम आतंकवादियों से बात करते हो, तुम्हें पता भी है ये इल्लीगल है और खतरनाक भी। इसके बावजूद तुम चाहते हो मैं इस बारे में घर वालों से छुपाने में तुम्हारी मदद करूं? इस पर पहले वाले लड़के ने बड़ी ही बेबाकी से उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि जो कुछ भी तुमने अभी चोरों की तरह छिपकर इस कमरे में होते हुए देखा और सुना, वो सब इस कमरे से बाहर जाने से पहले भूल जाओ और ऐसे बिहेव करो जैसे तुमने कुछ देखा ही ना हो। यह सुनकर दूसरे लड़के ने थोड़ी हैरानी और गुस्से से कहा, व्हाट? तुम पागल हो? मैं ये सब कैसे भूल सकता हूँ, वो भी ये जानते हुए कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, वो भी तुम्हारी वजह से। यह सब सुनकर पहले लड़के का गुस्सा बढ़ने लगा। उसने दूसरे लड़के को धमकी देते हुए कहा, किसी को कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम ये सब भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस पर दूसरे लड़के ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो? पहले लड़के को समझ में आ गया था कि अब बातों से बात नहीं बनने वाली। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और कुछ ही पल में कमरे में एक चीख के साथ कुछ गिरने की तेज आवाज आई। दूसरा लड़का फर्श पर गिरा था। उसके होठों के कोनों से खून निकल रहा था और उसके आसपास फ्लावर वॉश के टुकड़ों के साथ और भी चीजें उस लड़के के टकराने से गिरकर टूट चुकी थी। इससे पहले वो समझ पाता कि उसके साथ क्या हुआ है, पहला लड़का उसके पास गया और उसने उस लड़के को कॉलर से पकड़ लिया। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तू मेरा सगा भाई है, इसलिए मैं तेरी गलतियों को नजरअंदाज कर देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तू बार बार मेरे रास्ते में टांग अड़ाता रहे और मैं कुछ ना करूं, समझ गया? अभी जो कुछ भी हुआ वो तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था। अगर आगे से तू कभी भी मेरे कमरे में नजर आया तो जिस आतंकवादी की तू बात कर रहा है ना, उसी के पास तुझे भेज दूंगा। अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक से जोर की आवाज हुई और दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर महेंद्र, उनके दोनों बेटे रघुवेंद्र और देवेंद्र और उनके साथ उनकी पत्नियां और बाकी घरवाले खड़े थे। दरअसल कुछ देर पहले एक फीमेल सर्वेंट कमरे के बाहर से गुजर रही थी। उसने जब अंदर दोनों भाइयों को बहस करते सुना तो उसने जाकर ये बात सबको बता दी। दोनों भाइयों में शुरू से ही नहीं पटती थी। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था जब दोनों भाई की आपस में लड़ाई या बहस न हो। यही सोचकर सभी लोग ऊपर आ रहे थे कि कमरे में कुछ गिरने की तेज आवाज के साथ एक चीख कमरे के बाहर तक गूंज उठी थी। अंदर का नजारा देखकर सभी हैरान थे। रघुवेंद्र जी गुस्से में बोले, अरशद, ये क्या बदतमीजी है? अथर्व तुम्हारा बड़ा भाई है, अभी के अभी उसे छोड़ो। यह सुनकर अरशद ने एक नजर अथर्व को देखा। उसके चेहरे पर डर और दर्द देखकर उसका गुस्सा शांत हो गया और उसने अथर्व को छोड़ दिया। जब वो अथर्व से दूर हुआ तब जाकर सभी की नजर अथर्व के चेहरे पर गई। अथर्व के चेहरे पर उंगलियों के निशान थे। उसके मुंह के कोने पर खून लगा था। ये देखते ही अथर्व की मां मीनाक्षी जी उसके पास गईं और उसे अपने सीने से लगाकर उसके गालों पर हाथ फेरते हुए बोली, अथर्व, अथर्व मेरा बेटा। और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अथर्व ने हाथ ऊपर करके मीनाक्षी जी के आंसुओं को पोंछा और अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए बोलने की कोशिश करने लगा। माँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट है, कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगी। आप प्लीज अरशद को मत डांटना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, मैं ही बिना पूछे उसके कमरे में आ गया था। ये कहते हुए अथर्व ने वार्निंग लुक के साथ अरशद को देखा। अरशद भी उसे ही देख रहा था। वो समझ चुका था कि अथर्व ने जानबूझकर उसका नाम लिया ताकि सबका ध्यान उसके ऊपर आ जाए और वो सबकी सिंपैथी गेन कर सके। लेकिन इन सब से अरशद को फर्क नहीं पड़ा और वो वहां से जाने के लिए मुड़ा कि तभी कमरे में एक तेज थप्पड़ की आवाज गूंजी। दूसरे ही पल अरशद फर्श पर था। उसने अपने चेहरे के लेफ्ट साइड को अपने हाथों से सहलाया और सामने खड़े लंबे चौड़े रघुवेंद्र जी को देखने लगा। ये उसके पिता थे जो बिना सोचे समझे फैसला किया करते थे, ऐसा अरशद को लगता था। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, आज और अभी से इस घर का कोई भी सदस्य इस लड़के से बात नहीं करेगा। आज से पूरे 1 महीने तक ये लड़का सर्वेंट क्वार्टर में रहेगा, इसकी यही सजा है। महेंद्र जी के सिवा सिंघानिया परिवार में ऐसा कोई भी सदस्य नहीं था जो रघुवेंद्र जी की बातों को काट सके। रघुवेंद्र जी ने अरशद की सजा का फरमान जारी कर दिया था और उस कमरे से जा चुके थे। उसके साथ बाकी के मेंबर्स भी उस कमरे से जा चुके थे। अब बस अरशद, अथर्व और मीनाक्षी जी कमरे में मौजूद थे। मीनाक्षी जी ने देखा अरशद का गाल भी अथर्व की तरह लाल हो चुका था। वो उठी और अरशद के पास जाने लगी कि तभी अरशद अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोकते हुए बोला,
क्या आपने अपने पति की बात नहीं सुनी, या फिर बेटे की ममता पति के कहे शब्दों पर भारी पड़ रही है? इस पर मीनाक्षी जी थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, अरशद वो तुम्हारे डैड है, तुम उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? लेकिन अरशद ने उनसे बिना उनकी ओर देखे हुए कहा, मॉम यार प्लीज अब आप मत शुरू हो जाना। अब एक काम करो, अपने इस बड़े बेटे को लेकर जल्दी से यहां से चली जाओ। कहते हुए उसने गुस्से से एक नजर अथर्व को देखा। अथर्व के चेहरे पर इस वक्त जंग जीतने वाली स्माइल थी। अरशद ने उसे इग्नोर किया और वॉशरूम में चला गया। वहीं मीनाक्षी जी अपने दोनों बेटों को देख रही थी। दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। अरशद अथर्व से 15 मिनट छोटा था। जितना सीधा और संस्कारी अथर्व था, अरशद उतना ही बदमाश और बेशर्म। वो बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था, जिस वजह से रघुवेंद्र की नजरों में सिर्फ उनका बड़ा बेटा अथर्व ही सिंघानिया परिवार का वारिस बनने के लायक था। और ये बात उन्होंने डिनर के वक्त सबसे कही थी। उस वक्त अरशद को बहुत गुस्सा आया था और तब से ही अथर्व के प्रति उसकी नफरत और ज्यादा बढ़ गई थी। कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा सभी को था, पर कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। पर अरशद ऐसा क्यों था? क्यों थी अथर्व और अरशद के बीच में इतनी दूरी? और आखिर क्या था इस परिवार का इतिहास? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शाम के करीब 5 बज रहे थे। अरशद एक सर्वेंट के पीछे पीछे चल रहा था। उसने एक बैग पकड़ा था जिसमें उसने अपने कपड़े और कुछ जरूरी सामान पैक किए थे। बैग काफी भारी था, जिस वजह से उसके हाथों में दर्द हो गया था। उसने गुस्सा करते हुए कहा, तुम मुझे सर्वेंट क्वार्टर ले जा रहे हो या दूसरी दुनिया में? अरशद की आवाज सुनते ही वो नौकर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अरशद उसे ही गुस्से में घूर रहा था। सिंघानिया फैमिली के साथ साथ सभी सर्वेंट्स भी अरशद के गुस्से के बारे में जानते थे। हालांकि अभी तक अरशद ने किसी सर्वेंट के साथ बदतमीजी नहीं की थी। सर्वेंट की उम्र 40 के आसपास की थी। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, अरशद बाबा, हम पहुंचने ही वाले हैं, बस हमें सामने से लेफ्ट टर्न लेना है, फिर राइट। अरशद ने सर्वेंट की बातों को बीच में ही रोककर अपना ऑर्डर सुना दिया। अच्छा ठीक है, एक काम करो, ये बैग भी ले लो, मैं काफी थक गया हूं और मेरे हाथ भी दर्द होने लगे हैं। उसकी बात सुनकर नौकर कभी अरशद को देखता तो कभी बैग को। पैलेस से बाहर आने से पहले ही रघुवेंद्र जी ने सभी नौकर को अरशद की मदद करने से मना कर दिया था। अब नौकर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि अरशद उस पर भड़कते हुए बोला, मुझे इस धूप में जलाकर मारने का इरादा है क्या तुम्हारा? इस पर नौकर ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बाबा, मैं भला ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। तो अरशद ने चिढ़ते हुए कहा, अरे तो क्या यहाँ तुम रुककर एरोप्लेन के आने का वेट कर रहे हो? ये सुनकर नौकर ने शर्म से सिर झुका लिया। तो अरशद ने कहा, हमें आज ही सर्वेंट क्वार्टर पहुंचना है, वो भी पैदल चलकर। तुम्हारे सिर झुकाकर खड़े रहने से हम वहां नहीं पहुंच सकते। बैग उठाओ और जल्दी चलो। इतना सब कुछ सुनने के बाद नौकर ने आगे कुछ नहीं सोचा। उसने बैग लिया और सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाने लगा। पैलेस को बने 50 साल हो चुके थे। जिस समय पैलेस बना था उस समय पैलेस से दूर दूर तक कोई घर नहीं था। मदन लाल सिंघानिया ने कई एकड़ जमीन सस्ते में ले ली थी। पैलेस के सामने बड़ा सा गार्डन और पूल था और पैलेस के पीछे 200 से भी ज्यादा कार पार्किंग के लिए पूरा इंतजाम था। ज्यादातर विला और बंगले में सर्वेंट क्वार्टर उसी से अटैच होता है, लेकिन यहां थोड़ा अलग था। कुल मिलाकर पैलेस से सर्वेंट क्वार्टर जाने में 5 से 7 मिनट लगते थे। आज से पहले अरशद या उसके भाई बहन में से किसी ने इसमें ऑकवर्ड होने जैसी कोई बात नहीं है, मीरा ने कहा, या इट्स नॉर्मल। तो श्रुति बोली, या अनन्या, डोंट वरी अबाउट इट, मैं तुम्हारे लिए दूसरी डिश सर्व कर देती हूँ। उसके ये कहते ही अरशद चेयर से उठ गया। सब ये देखकर हैरान हो गए। एक ही पल में सबकी दिल की धड़कन बढ़ गई। तभी अरशद अपनी चेयर अनन्या के चेयर के बिल्कुल पास करके बैठ गया। अनन्या ने बच्चों की तरह सॉरी फेस बनाकर उसे देखा तो अरशद बिना इमोशन के बोला, मुंह खोलो। इस पर अनन्या ने हाँ कहा। यह पहली बार था जब अरशद किसी और के सामने उसे अपने हाथों से खिला रहा था। रिवांश, मीरा, श्रुति, सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तीनों ने कभी गलती से भी अरशद के इस बिहेवियर के बारे में सोचने की भी गलती नहीं की थी। उनकी हैरानी तब और भी ज्यादा बढ़ गई जब अरशद खुद भी अनन्या की जूठी प्लेट से खाने लगा। अचानक से मीरा के हाथ से स्पून छूटकर टेबल पर गिरा और सभी का ध्यान उसकी तरफ गया। सॉरी, मीरा ने कहा और अपना डिनर करने लगी। रिवांश और श्रुति ने भी अपना डिनर स्टार्ट कर दिया। अनन्या को यह काफी अजीब लगा। उसके फेस पर स्माइल देख उसे सारी बातें समझ में आ गई और उसका फेस भी गुलाबी हो गया। ये देख अरशद बोला,
स्पाइसी है? अनन्या ने जल्दी से ना में सिर हिला दिया। अरसद ने आगे कुछ नहीं पूछा। डिनर के बाद रिवांश ने सभी के लिए आइसक्रीम ऑर्डर की। सब आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। वहीं अरसद बैल्कनी में अपने किसी क्लाइंट से बात कर रहा था। अनन्या का ध्यान भी बैल्कनी में ही था। ये नोटिस करते हुए सभी हंसने लगे तो अनन्या ने कंफ्यूज नजरों से तीनों को देखा और कहा, क्यों हंस रहे हो, कुछ हुआ है क्या? तो श्रुति उसे कोहनी मारते हुए बोली, तूने हमें बताया नहीं? अनन्या ने कंफ्यूजन के साथ कहा, क्या नहीं बताया? मीरा आइसक्रीम का एक बाइट लेते हुए बोली, यही कि मिस्टर अरसद और तुम्हारा रिश्ता इतना आगे बढ़ चुका है। यह सुनते ही अनन्या की आंख नम हो गई। उसने सिर झुका लिया। हाँ, ये सच है, मैं अरसद को पसंद करती हूँ, लेकिन अरसद भी मुझे नहीं। वो मुझे कैसे पसंद कर सकते हैं? मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सकूं। वो अपने लिए अपने ही स्टेटस की किसी लड़की को पसंद करेंगे। रही बात मेरी, तो मैं सिर्फ उनकी जिम्मेदारी हूं और कुछ नहीं। अनन्या ये सब अपने मन में बोल रही थी। तभी रिवांश ने पूछा, अनन्या तुम ठीक हो? उसने मुस्कुराते हुए रिवांश को देखा और सिर हिला दिया। किसी ने आगे कुछ नहीं कहा। कमरे का माहौल अचानक से शांत हो गया था। रूम में आते ही अरसद ने कहा, लेट्स गो। अनन्या उसके साथ जाने के लिए खड़ी हुई कि रिवांश उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अरसद आज मैं अनन्या को अपने घर ले जा रहा हूं। इस पर अरसद ने उसे खाली आंखों से देखा तो रिवांश आगे बोला, इसके हाथ में चोट लगी है और अभी इसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। तुम इतने ज्यादा बिजी रहते हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इसका ख्याल रखने का टाइम होगा। श्रुति और मीरा को लगा आज रिवांश नहीं बचने वाला। वहीं अनन्या ने अपना हाथ छुड़ा लिया और जाकर अरसद के पास खड़ी हो गई। किसी को अपने घर ले जाने से पहले एक बार उस इंसान से पूछ लेना चाहिए वो तुम्हारे साथ जाना चाहता भी है कि नहीं। और रही बात इसका ख्याल रखने की, तो मुझे नहीं लगता कि तुम किसी का ख्याल रखने के अभी काबिल हो। कहते हुए अरसद का फेस इमोशनलेस था। उसने अनन्या का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। उसके जाते ही रिवांश जोर जोर से हंसने लगा। वो बस अरसद को परेशान कर रहा था। मीरा और श्रुति ने कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखा। श्रुति बोली, भाई अरसद भाई ने कोई जोक नहीं सुनाया बल्कि आपका मजाक उड़ाया है, फिर भी आपको हंसी आ रही है? तो मीरा बोली, मुझे लगता है तुम्हारा भाई पागल हो गया है। इससे क्या ही जरूरत थी मिस्टर अरसद से बहस करने की? मैं तो उनका एंग्री लुक देखकर ही डर जाती हूं। इस पर रिवांश ने दोनों को घूर कर देखा और कहा, तुम दोनों एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो। भाई, श्रुति नाराजगी से बोली। क्या भाई? मैंने वही कहा जो सच है, रिवांश ने कहा। ओह रियली? मीरा बोली। इस पर रिवांश ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके आगे आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए धीरे से बोला, यस बेबी। मीरा ने ब्लश करते हुए पलकें झुका ली। अपने सामने ये सब होता देख श्रुति बोली, मिस्टर एंड मिसेस रिवांश मेहरा, मत भूलिए कि इस कमरे में अभी कोई और भी मौजूद है। ये सुनते ही मीरा रिवांश से अलग हुई और अपनी ड्रेस को ठीक करने लगी। वहीं रिवांश चिढ़ते हुए बोला, छोटी, अब तू छोटी नहीं रही, बड़ी हो गई है। तुझे इतना तो पता होना चाहिए कि किसी के प्राइवेट मोमेंट को स्पॉइल नहीं करते। इस पर श्रुति भी चिढ़ते हुए बोली, भाई आप भी बड़े हो चुके हैं और इतनी समझ तो आप में भी होनी चाहिए कि कब किसके सामने कैसा बिहेव करना है, ठीक है? दोनों भाई बहन एक दूसरे को घूर कर देखने लगे तो मीरा बोली, गाइस काफी रात हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। दोनों ने टाइम देखा। रात के 10:30 से ज्यादा हो रहे थे। भाभी क्यों ना आप आज हमारे साथ घर चलो, श्रुति ने कहा। इस पर मीरा ने रिवांश को देखा। रिवांश ने कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं डैड को बोल दूंगा, वो अंकल से बात कर लेंगे। तो श्रुति एक्साइटेड होते हुए बोली, ओके, अब जब हमें घर ही जाना है तो क्यों ना हम क्लब चले? ओके देन, तुम दोनों डिसाइड कर लो, मैं डैड को इन्फॉर्म कर देता हूं। कहकर रिवांश बालकनी में चला गया। मीरा बोली, श्रुति क्यों ना हम मिस्टर अरसद और अनन्या को भी इनवाइट कर ले? नहीं नहीं भाभी, गलती से भी आप कभी अनन्या को अपने पार्टी या क्लब में मत ले जाना, श्रुति ने कहा। मीरा को उसके कहने का मतलब समझ में नहीं आया। उसने पूछा, क्यों? अरसद भाई को यह सब पसंद नहीं है, श्रुति ने बताया। तो क्या अनन्या आज तक किसी भी पार्टी में नहीं गई? कुछ सोचते हुए मीरा ने पूछा। वेल, उसकी लास्ट पार्टी क्लास 12th की फेयरवेल पार्टी थी। कॉलेज में उसने किसी भी फंक्शन और पार्टी को अटेंड नहीं किया। उसे तो यह भी नहीं पता ऐसी पार्टी में होता क्या है। आप बिलीव नहीं करेंगी, उसने आज तक सिंघानिया फैमिली की भी एक पार्टी अटेंड नहीं की, श्रुति ने बताया। मीरा ये सब सुनकर हैरान थी। ऐसा कैसे हो सकता है यार कि जिस घर में हम रहते हो उसी घर के फंक्शन को अटेंड करने की हमें परमिशन ना हो? ये कितना पेनफुल है यार, उसे कितना बुरा लगता होगा। मिस्टर सिंघानिया सच में पत्थर दिल इंसान है। क्या उन्हें यह नहीं पता कि लड़कियों को बंदिश नहीं आजादी पसंद होती है? बेचारी अनन्या। इस पर श्रुति हल्का सा हंसते हुए बोली, भाभी आप ज्यादा मत सोचो और प्लीज आप भाई से इन सब के बारे में मत पूछना। मीरा ने हाँ कहा और दोनों क्लब डिसाइड करने लगे। 5th फ्लोर के दूसरे कमरे में मिस्टर ब्यास अपने बचपन के दोस्त अशोक कपूर और उनके दोनों बेटे निशांत और ईशान के साथ डिनर कर रहे थे।
ईशान बोला, व्यास अंकल, आप अचानक से इंडिया आ गए, कोई जरूरी काम था क्या? ये सवाल ईशान ने नॉर्मली पूछा। हालांकि उसके डैड मिस्टर अशोक काफी समय से इस बारे में मिस्टर व्यास से पूछना चाह रहे थे। वो बोले, तूने हमें डिनर पर तो बुला लिया, पर अभी तक अपने इंडिया आने की वजह नहीं बताई। इस पर मिस्टर व्यास हंसते हुए बोले, अरे यार, तुम सब तो मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हो जैसे मैं कोई चोर हूं। अरे भाई, मेरा इंडिया में बिजनेस है, आना जाना तो लगा ही रहेगा। तो ईशान बोला, अंकल हम तो बस इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि आप 1 महीने तक इंडिया में रहने की बात कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर का सोया हुआ देशभक्त जाग गया हो? हाँ? इस पर सभी हंसने लगे। तभी निशांत मिस्टर अशोक से बोला, डैड इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉल, आई हैव टू गो। तो अशोक कपूर बोले, बेटा पहले फिनिश कर लो, उसके बाद चले जाना। तो निशांत बोला, नो नो डैड, इट्स अर्जेंट। ओके ओके, एक्सक्यूज मी एवरीवन, कहकर निशांत वहां से चला गया। तो मिस्टर व्यास ने पूछा, एनी प्रॉब्लम? अशोक कपूर बोले, नो इट वॉज एन अर्जेंट कॉल ओनली। इस पर मिस्टर व्यास ने सिर हिलाया। तभी ईशान बोला, भाई जब से इंडिया आए ना, कुछ ज्यादा ही अर्जेंट कॉल आ रही हैं। आप दोनों डिनर करिए, मैं भाई को देखकर आता हूँ। ये कहते ही ईशान वहां से जाने लगा। पीछे से अशोक जी बोले, ईशान यू विल नॉट गो एनीवेयर, कम बैक। डैड मैं भाई के साथ जाऊंगा, ईशान ने बिना पीछे देखे कहा और कमरे से बाहर चला गया। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, अशोक जी ने कहा। तो मिस्टर व्यास बोले, तुम बेकार में ही टेंशन लेते हो, वो अभी बच्चा है, निशांत के साथ रहते रहते वो भी उसकी तरह हो जाएगा। निशांत बातें करते हुए लिफ्ट की तरफ जाने लगा। तभी उसे 2 लोग लिफ्ट के अंदर जाते दिखाई दिए। अचानक से निशांत को लगा कि उसने पहले भी कहीं उस लड़की को देखा था, और जैसे ही उसे विंडो वाली लड़की का ख्याल आया, उसने जल्दी से कदम आगे बढ़ाए, मगर तब तक लिफ्ट बंद हो चुकी थी। शिट, आज फिर मैं तुम्हें नहीं देख पाया, हा! कहते हुए उसने दीवार पर एक मुक्का मारा। कॉल की दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, सर डिड यू से समथिंग? तो निशांत बोला, नो नो नो, नथिंग 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 इंपॉर्टेंट। लेकिन उसका ध्यान अब काम से हट चुका था। अपने माथे पर उंगली फेरते हुए उसने कहा, जैमी, I'll talk to you later, okay? ओके सर। फोन की दूसरी तरफ से जैमी ने कहा। निशांत ने फोन रखा और कुछ देर लिफ्ट को देखने के बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ा, ईशान को अपने पीछे देख कुछ सेकंड्स के लिए चौंक गया। ओ ईशान, तू मेरे पीछे क्या कर रहा था? तो ईशान शक भरी नजरों से निशांत को घूरते हुए बोला, मैं नोटिस कर रहा हूं आजकल आपको कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट कॉल्स आने लगे। निशांत हाथ बांधकर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो अब तक क्या क्या नोटिस किया है आपने, जरा हमें भी तो पता चले। इस पर ईशान बोला, यही कि आप आजकल कुछ ज्यादा ही अकेले अकेले रहने लगे। तो ईशान उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए बोला, और आजकल आप खुद से भी बातें करने लगे हैं। निशांत फिर उसकी ओर एक कदम बढ़ते हुए बोला, और आजकल आपकी आंखें झूठ बोलने लगी हैं। मेरी आंखें झूठ बोलने लगी हैं? निशांत ने पूछा। तो ईशान ने हाँ में सिर हिला दिया। निशांत स्माइल करते हुए बोला, हाँ तो ज्योतिष महाराज, क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि मेरी आंखें झूठ क्यों बोल रही हैं? तो ईशान बोला, अब वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कोई बात है जो आप मुझसे छिपा रहे हैं। रियली? यस। इस पर निशांत ईशान के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ये सब सोचने की बजाय तू पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देता? तो ईशान किसी परेशान बच्चे की तरह बोला, भाई अब आप मत शुरू हो जाना, वैसे ही दादाजी और डैड ने मेरा जीना हराम कर रखा है। अब आप ही बताइए हमारे कॉलेज में क्या खराबी है? लेकिन नहीं, उन्हें तो मुझे फॉरेन ही भेजना है। अब तू ये सब सोचना बंद कर और अपने स्टडी पर फोकस कर, समझा? मैं डैड और दादाजी से बात कर लूंगा। ये सुनकर ईशान खुश हो गया और उसने निशांत के गले लगते हुए कहा, यू आर द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड। ग्राउंड फ्लोर की प्राइवेट पार्किंग लॉट में लिफ्ट ओपन हुई। अरसद और अनन्या लिफ्ट से बाहर आए। डैनियल और श्याम पहले से उनका वेट कर रहे थे। उन्हें देखते ही कार की बैक डोर ओपन किया और अरसद अनन्या कार में बैठ गए। कुछ ही देर में कार होटल से बाहर सड़क पर आ गई।